15 साल की थी जब मुझे मामू अपने साथ दुबई ले गए क्योंकि मैं यतीम थी। मामू ने मुझे एक हबशी को बेच दिया। ना तो हबशी मेरे साथ गलत हरकत करता, ना ही कोई गलत काम करता। मैं तो हैरान थी कि हबशी के घर में बूढ़ी मुलाजमा रोज इशारों से कहती, भाग जाओ, तुम्हारा अंजाम भी बहुत बुरा होगा। मैं अनजान मुल्क में कहाँ जाती। जब मैंने इसकी बात न मानी तो वो मुझे तय खाने में ले गई। मेरा तो जिस्म लजर गया। मैं अपने मामू के पास रहा करती थी क्योंकि मेरे बाप ने मेरी माँ को बहुत पहले तलाक दे दी थी और मैं 5 साल की थी तो मेरी माँ की मौत वाक़या हो गई थी। मेरा बाप कौन था, कहाँ था, क्या करता था, मुझे कुछ मालूम नहीं था। इसलिए मैं हमेशा अपने मामू के साथ रहा करती थी। इनके अपने भी बच्चे थे और मामी को मुझसे हमेशा ही नफरत थी। वो सारे घर का काम मुझसे करवाती थी। अगर मुझसे कोई थोड़ी सी गलती हो जाती तो जब कोई काम अच्छे से ना होता तो इस तरह भी हाथ उठा देती थी। एक दिन मैं सालन बना रही थी तो मेरे से थोड़ा सालन जल गया। मामी ने मुझे बहुत मारा, मुझ पर इतना जुल्म किया तो मेरे हाथों पर डंडे मारे और मैं बेहोश होगी। जब मुझे होश आया तो मेरी मामी ने मुझे फिर काम पर लगा दिया। जब मैं थक जाती तो थोड़ा सा आराम करती तो मामी इस वक्त मुझे उठा देती। एक दिन मैं इतना थक गई थी कि मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था तो मामी ने मुझ पर इतना ज्यादा जुल्म किया कि मैंने कभी सोचा भी ना था। मेरी मामी ने पाँव पर डंडे मार मार कर मेरे पाँव की हड्डियां तोड़ दी। मैं सारा दिन रोती रहती और काम करती रहती। मैं तो इस पर भी बहुत खुश थी कि कम से कम मुझे रहने के लिए जगह तो मिली हुई है। यही बहुत बड़ी बात है कि 3 वक्त का खाना तो मिल जाता है, पहनने को कपड़े भी मिल जाते थे और मेरी इससे बढ़कर कोई ख्वाहिश भी नहीं रहती थी क्योंकि मैं अपनी हदूद जानती थी। बचपन से ही सब देखती रहती थी कि खाना पकाती मैं थी और अच्छा और बेहतरीन खाना उनके बच्चों को मिलता था। इनका बचा हुआ मुझे मिल जाता। कपड़ों का भी यही हिसाब था। जो कपड़े किसी को पसंद नहीं आते थे वो मुझे दे दिए जाते थे या फिर मामी अपने पुराने कपड़े काट के छोटे करके मुझे पहना देती थी और मेरे मामू ये सब कुछ देख कर भी चुप रहते थे। इसलिए मैंने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरे हालात भी कभी बदलेंगे। मैं 15 साल की हो रही थी और मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। हमारे रिश्तेदार ये कहते थे कि मैं अपनी माँ की तरह हूँ और मेरी माँ भी इतनी ही खूबसूरत थी, जबकि मामी इतना खूबसूरत नहीं थी। इसी वजह से इनकी बेटी भी इतनी खूबसूरत नहीं थी और अब वो लोग इस चीज से भी जलती थी और मुझे इस चीज पर भी निशाना बनाया जाता था। लेकिन इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था, इसलिए मैं खामोश रहा करती थी। एक दिन मामू जब काम से वापस आए तो मुझे कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ते की बात चला रहा हूँ, एक जगह तुम्हारी शादी कर दूंगा, तुम्हें इस घर से और इन मसाइल से निजात मिल जाएगी। मगर मेरे लिए शादी या इस तरह की कोई चीज कोई मायने नहीं रखती थी क्योंकि मैंने इस बात पर कभी सोचा ही नहीं था। जब मामू ने मुझे सब मलज़म से निजात की राह दिखाई तो मुझे भी लगा कि मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, इसलिए मैं खुश रहने लगी। मामू ने कहा कि इस बात का जिक्र अपनी मामी से मत करना तो वरना वो इसमें भी रोड़े अटका देगी। मैं खुश रहने लगी थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत जल्द इस घर से चली जाऊंगी और मेरी सारी मुश्किलात का खात्मा हो जाएगा, कि वो घर मेरा अपना होगा, मेरे शोहर का होगा और मैं अपनी मर्जी से वहां रह सकूंगी, अपनी मर्जी का पहनूं, अपनी मर्जी का खाऊंगी और इस तरह के बहुत से ख्याल मैंने देख लिए। हालांकि मेरी उम्र इतनी नहीं थी और मैंने बाहर की दुनिया भी नहीं देखी थी, लेकिन मुझ पर गुजरने वाले हालात ने मुझे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। और जब मामू ने घर में जिक्र किया कि मैं इसकी शादी करवा रहा हूँ तो मैं भी चुप कर सुन रही थी कि अब मेरी मामी और मामूजात क्या कहेंगे। मामी ने पूछा कि लड़का कौन है, क्या करता है, तो मामू ने बताया कि वो दुबई में होता है। तो इस पर मेरी मामी विलविला कर कहने लगी कि इसकी इतनी अच्छी जगह शादी क्यों करवा रहे हो, तो इसकी शादी की जगह अपनी बेटी की करवा दो। लेकिन मेरे मामू किसी सूरत ना माने। उन्होंने मामी से जिद कर अपने और मेरे लिए कुछ शॉपिंग की और मुझे साथ लेकर दुबई चले गए। जिस दिन मैं इनके घर से निकली तो मुझे यूं लगा कि मेरी तमाम महरूमियत का अजवाला हो जाएगा। और दुबई के बारे में मैंने जो सुना था इसके मुताबिक तो वो बहुत बड़ा मुल्क था और दुबई में रहने वाले बंदे से शादी करना इसका मतलब है कि पैसों में खेलना। और बस मैं इसी किस्म के ख्वाब देख रही थी कि वो मुझे अपनी बेटियों को छोड़कर मुझे एक अमीर और अच्छे शख्स से शादी क्यों करवा रहा है। लेकिन खुद सोचती कि शायद इनको खौफे खुदा आ गया है और ये बचपन से देखते आ रहे हैं कि मेरे साथ हर किस्म की चीज में ज्यादती हो रही है, तो इसलिए ये मुझे सब इनसे निकालना चाहते हैं। लेकिन जो भी था मेरी जिंदगी बदलने जा रही थी और मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थी। जब हम लोग दुबई में गए तो इस मुल्क को देखकर, इसकी खूबसूरती देखकर तो मैं हैरान रह गई। मेरी दुनिया पहले ही घर तक महदूद थी और फिर दुबई कैसा मुल्क है। मेरे लिए तो ये भी बहुत खूब था। एक ऐसा ख्वाब जो मुझे लगता था कि मैं जागती आंखों से देख रही हूँ और अचानक ख्वाब खत्म हो जाएगा। मैं और मामू एक होटल में पहले दिन जाकर रहने लगे और दूसरे ही दिन हम लोग एक खूबसूरत से घर में शिफ्ट हो गए। ना तो मेरे मामू ने मुझे इस शख्स से मिलवाया जिससे मेरी शादी होने जा रही थी और ना ही मैंने इसके बारे में पूछा, क्योंकि मैं यहाँ आने के बाद तो मामू बिल्कुल ही बदल गए थे और वो रोजाना मुझे बाहर घुमाने के लिए ले जाते, मुख्तलिफ जगह दिखाते, खाना खाकर हम लोग घर वापस आ जाते।
میرے لیے تو اصل زندگی یہی تھی. مجھے شادی سے کیا لینا تھا؟ شادی تو میں اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ میری زندگی آسان ہو جائے, میں ان کی بیوی اور ان کے بچوں کے تانوں سے نکل جاؤں. اور اب وہ لوگ کہیں نہیں تھے, صرف میں تھی اور آزادی تھی. اس لیے میں نے ماموں سے ہی پوچھا نہیں کہ وہ کون آدمی ہے اور آپ کب میری شادی کروا دیں گے. تو میں بس اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی. مجھے یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے اور ان 2 ہفتوں میں نے اب جو زندگی گزاری وہ میری گزشتہ 15 سالوں پر باری تھی. ماموں صبح شام مجھ سے پوچھتے کہ کیا کھانا ہے اور وہی مجھے منگوا کر دیتے. یہاں تک کہ مجھے انہوں نے کپڑے وغیرہ بھی لے کر دیے تھے. سارا دن ہم لوگ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے تھے. جہاں دل کرتا, جس ہوٹل میں دل کرتا بیٹھ کر کھانا کھا لیتے. میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے وہ ماموں جو مشکل سے گزارا کرتے تھے وہ کیسے اس ملک میں آ کر پیسے اڑا رہے ہیں. سب سے بڑی بات کہ وہ اس ملک میں آئے ہی کیسے, کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے ماموں ایک معمولی سی نوکری کرتے تھے اور ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے کہ مہینے کا خرچے کے علاوہ ہم لوگ اور کوئی چیز خرید لیں. بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ مہینے کے آخر میں بالکل پیسے ختم ہو جاتے تھے اور ادھار پکڑنا پڑتا تھا. لیکن یہ وہ حالات تھے کہ جن کے متعلق میں پاکستان میں سوچتی رہتی تھی. دبئی میں تو ان سب چیزوں کے متعلق سوچ ہی نہیں رہی تھی, بلکہ مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ بدل گیا ہے. جہاں وہ پاکستان میں گزرا ہوا وقت کوئی بھیانک خواب ہوگا یا ابھی والا وقت کوئی اچھا سا خواب ہے. جس چیز پر ہاتھ رکھتی میرے ماموں مجھے خرید دیتے تھے اور وہ پیسے ایسے اڑاتے تھے جیسے ان کے پاس کوئی کاروان کا خزانہ آ گیا ہو. تقریباً 3 ہفتے گزرنے کے بعد ایک دن صبح میرے ماموں نے کہا کہ آج ہم کہیں نہیں جائیں گے, آج تمہارا ہونے والا شوہر اس گھر میں آئے گا. تو میں اس بات کو بھول چکی تھی لیکن خاموش ہوگی, کیونکہ اب تو میں خود بھی اس ملک سے نہیں جانا چاہتی تھی. اور اگر ماموں نے واپس جانا ہی تھا تو پھر میرا شادی کرنا ہی بہتر تھا, کیونکہ میرے ذہن میں تو واپسی کی کوئی صورت نہیں تھی. ماموں کے کہنے کی وجہ سے میں نے ایک نیا سوٹ پہنا اور بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی. میں نے خود کو ہی آئینے میں دیکھا تو میں اپنے آپ کو اچھی لگ رہی تھی. وہاں کوئی اور تھا ہی نہیں جس سے میں پوچھ سکتی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. لیکن میرے ماموں نے میری تعریف کی کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو. کچھ دیر بعد ایک آدمی آیا اور وہ کوئی حبشی تھا. میں سمجھتی کہ میرے ہونے والا شوہر کوئی ملازم ہوگا, لیکن ماموں اس کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے. کچھ دیر بعد وہ دونوں واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ تم اس آدمی کے ساتھ چلی جاؤ, یہ تمہارا شوہر ہے, میں نے دیکھ بھال کر تمہارا رشتہ کیا ہے. اس آدمی نے مجھے کہا کہ چلو. میں ماموں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ میں ایسے کیسے چلی جاؤں. میں اتنا تو جانتی تھی کہ شادی کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے, لیکن ماموں مجھے خود ہی پکڑ کر گھر سے باہر لے آئے. باہر آدمی کی گاڑی کھڑی تھی. ماموں نے دروازہ کھول کر مجھے اندر بٹھا دیا. دوسری سائڈ سے وہی مرد آ کر بیٹھا. اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تو میں نے ماموں کو اشارہ کیا تو ان کے کان میں کہا کہ میں اس کے ساتھ کیسے چلی جاؤں. ماموں نے کہا کہ بس تمہاری شادی ہو چکی ہے, آج کے بعد اسی کو اپنا شوہر سمجھنا, اور میں آج پاکستان واپس چلا جاؤں گا. اس ملک میں اب نہیں رہوں گا اور یہ گھر بھی اس آدمی کا ہے جہاں ہم اتنے دنوں سے رہ رہے ہیں. یہ کہہ کر ماموں تو پیچھے ہٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہوا تھا. ماموں نے شاید مجھے بیچ دیا تھا. اس آدمی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا. نہ اس کو میرے رونے پر کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی کسی اور بات پر اس نے مجھے کچھ کہا. گاڑی جا کر ایک بڑے محل نما گھر کے سامنے آ کر رکی گی. وہ گھر تو نہ جانے کہاں سے شروع ہو رہا تھا اور کہاں ختم. مجھے اس نے کہا کہ گاڑی سے اترو. میں نے نیچے اتر کر دیکھا تو وہ کوئی محل لگ رہا تھا, اتنا بڑا اور اتنا شاندار کہ میں تو بس آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھتی رہی. اس آدمی کے پاس میں 2 گاڑیاں اور بھی کھڑی تھیں اور یہ تیسری گاڑی تھی جس میں سے میں اتری تھی, اور تینوں ہی گاڑیاں بہت شاندار تھیں. ہمارے گاڑی سے اترتے ہی ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے پچھلی سیٹ سے میرا بیگ اور رستہ سے میرا سوٹ کیس نکال لیا. اس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس گھر کا ملازم ہے. میں حیران ہو رہی تھی کہ کالا حبشی اتنا امیر ہے, لیکن دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ چلو میرے ماموں نے کسی امیر شخص کو مجھے بیچا, میں اس سے کہہ کر اسے نکاح کر لوں گی اور پھر اس گھر پر میری حکومت ہوگی. میں تو یہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے اندر گئی, لیکن وہاں کھڑی دوسری 2 گاڑیوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ گھر میں اکیلا نہیں ہے, شاید اس کے کوئی اور بھائی بھی ہیں جو اس گھر میں رہتے ہیں. جب میں اندر گئی تو وہاں ہر طرح مختلف لوگ بھی تھے, لیکن سب نے یونیفارم پہن رکھے تھے ایک جیسے. اس سے اندازہ تو ہوتا تھا کہ وہ سب ملازم ہیں. وہاں ایک بوڑھی سی ملازمہ کھڑی تھی, کا لباس بھی باقی ملازمین جیسا نہیں تھا, لیکن اس کے بولنے کے انداز سے پتا چلتا تھا کہ وہ ملازمہ ہے. اس نے مجھے لے جا کر اس عورت کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ میرا خیال رکھے. خود تو نہ جانے کس کمرے میں چلا گیا, لیکن وہ عورت مجھے لے کر ایک کمرے میں گئی. وہ کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا, بلکہ میری عمر کے مطابق لگ رہا تھا. کسی چھوٹی لڑکی کا کمرہ ہے.
हर चीज गुलाबी गुलाबी और खूबसूरती से सजी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुलाजमा थी वो बोल नहीं सकती थी। इसने मुझे इशारे से बताया कि ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ पर हर चीज मौजूद है, किसी चीज की जरूरत हुई तो मुझे बता देना। वो मुझे कमरे में छोड़कर वापस चली गई। मैंने इसके जाने के बाद ये सारा कमरा देखा। कमरे के साथ अटैच बाथरूम था और दूसरी साइड पर शायद ड्रेसिंग रूम था, क्योंकि वहां हर तरफ अलमारियां लगी थी और इनमें हर किस्म के कपड़े, जूते, बैग, मेकअप का सामान और हर चीज रखी थी। एक तरफ एक बड़ा सा शीशा भी लगा हुआ था। मुझे ये सब कोई परियों की दुनिया लग रही थी। इन 3 हफ्तों में मैंने दुबई का माहौल देख लिया था। यहाँ पर ज्यादातर लड़कियां पैंट पहनती थी। यहाँ इस किस्म के कपड़े, ऐसे कपड़े तो मैंने अपने 15 साल जिंदगी में नहीं देखे थे। और अब जब वही कपड़े मुझे अपनी अलमारी में पड़े नजर आए तो मैंने इनको पहनने से खुद रोक ना सकी। मैंने एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी, मैचिंग जूते पहने, मेकअप किया और तैयार होकर कमरे में बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत आई और इसने मुझे इशारे से कहा कि मेरे साथ आओ। मैं नीचे गई तो टेबल पर खाना लगा हुआ था। इसने मुझे इशारा किया कि बैठकर खाना खा लो। मुझे भूख तो वैसे भी लगी हुई थी, इसलिए खामोशी से बैठकर खाना खा लिया। ये इसका नाम जानती थी और ना ही मुझे बता सकती थी। तो खाना खाने के बाद मैं बाहर लॉन में निकल गई। ना मुझे किसी ने रोका, ना मैंने किसी से पूछा। थोड़ी देर बाहर लॉन में घूमती फिरती रही तो पौधों को देखती रही और फिर घर के अंदर वापस आकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में टीवी भी लगा हुआ था। मैं टीवी लगाकर फिल्म देखने लगी। मुझे लगा कि शायद अभी आ जाएगा और कहेगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है वगैरह वगैरह। लेकिन शाम से रात होगी और ना ही मुझे किसी ने बुलाया और ना ही मैं कमरे से बाहर निकली। रात को मैं कमरे से बाहर निकली तो सामने ही एक किचन था जिसमें कुछ मुलाजमीन खाना पका रहे थे। औरत ने मुझसे इशारों में पूछा कि मुझे कुछ चाहिए तो मैंने इसे कहा कि मुझे पता है, मैं खुद ही ले लूंगी। मैंने इससे पूछा कि वो सर कहाँ है, लेकिन इसने कहा कि इसे कुछ मालूम नहीं, कि वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। मैंने फिर खाना खाया और थोड़ी देर वॉक की और अपने कमरे में वापस आ गई। रात को मैं सुकून से कमरे का लॉक लगा कर सो गई। सुबह उठी तो मैं कमरे में अकेली थी। तो वो गूंगी मुलाजमा नाश्ता लगा रही थी। अब ये सिलसिला चल निकला। वो मुझे नजर आता, बस थोड़ी देर खड़े होकर मुझसे सलाम दुआ करता हुआ या फिर कुछ पैसे मेरे हाथ पर रख देता और चला जाता। और बस मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 1 माह होने वाला था। इस 1 माह में मेरा कोई 5 से 6 बार इस आदमी से सामना हुआ था और वो भी यह खाने के मेज पर यहाँ बाहर आते जाते। और बस इसके अलावा मुझ पर किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। मैंने ये पूरा महल घूम फिर कर देखा था। जब मेरा दिल चाहता सो जाती, जब दिल चाहता उठ जाती। ना ही वो शख्स मेरे साथ कोई गलत हरकत करता और ना ही कभी इसने मुझे अपनी बीवी समझा था। यहाँ तक कि वो मुझे मुलाजमा भी नहीं समझता था, मतलब मुझसे कोई काम भी नहीं करवाया जाता था। मुझे हैरत होती है कि आखिर मुझे खरीद कर लाया ही क्यों है, कि आखिर वो मुझे खरीद कर लाया ही क्यों है। और एक दिन जब मैं बाहर लॉन में बैठी हुई थी तो मुझे लगा कि इस आदमी के पास भी फुर्सत है। वो मेरे पास आकर बैठ गया और हम इधर उधर की बातें करने लगे। मुझसे मेरा नाम पूछा कि कितनी बड़ी हो, क्या क्या पढ़ लेती हो, क्या मसरूफियात हैं, यहाँ आने से पहले क्या करती थी, कहाँ रहती थी, कौन कौन था घर में। ये सारी बातें वो मुझसे पूछने लगा। मुझे हैरत हुई कि कैसा बंदा है, मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो इसने मेरे साथ शादी ही क्यों कर ली या इसने मुझे खरीदा ही क्यों। लेकिन इससे बातें करना मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि सारे मुलाजमीन मसरूफ रहते, अपने काम से काम रखते। वो मुलाजमा रहती तो मेरे साथ साथ थी, लेकिन वो बात नहीं कर सकती थी और मैं बातें करने को तरसी हुई थी। वो मेरे साथ बातें करके उठ के चला गया। लेकिन इसके बाद इस बूढ़ी मुलाजमा ने मुझे इशारों से कहा कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से भाग जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। मैं इसके इशारे बड़ी हद तक समझने लगी थी। मैंने इससे कहा कि ऐसा क्या है, लेकिन इसने मुझे जवाब नहीं दिया और इसके बाद अक्सर ही मुझे कहती कि यहाँ से भाग जाओ। लेकिन मैं इस मुल्क से कहाँ जाती, मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी और आते हुए भी मुझे मेरे मामू लेकर आए थे। मुझे इसके घर के तकरीबन हर एरिया से वाकिफ हो गई थी, क्योंकि मैं फारग होती थी और सारा दिन घूमती फिरती रहती थी। लेकिन एक कमरा था कि मुझे बाद में पता चला कि सब्जी का था, वो हमेशा लाख हुआ करता था। इसके अलावा तो मैंने पूरा घर ही देख लिया था। मैं पता करना चाहती थी मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा था। और फिर वो मुलाजिम औरत मुझे यहाँ से भाग जाओ वगैरह के इशारे करती रहती थी। और अब जबकि मैं वापस इस जहन्नम में जाने का सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। एक दिन इसने मुझे जबरदस्ती बाजू से पकड़ा और एक कमरे में ले गई। इस कमरे की एक दीवार न जाने इसने क्या किया कि एक साइड से कमरे का फर्श खुल गया और वो मुझे जबरदस्ती पकड़कर इसकी तह खाने में ले गई। और अंदर जो मैंने देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकलने को काफी था। इस औरत ने मुझे इशारा करके कहा कि तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। मैं तो फौरन वापस आ गई। मेरे पीछे पीछे वो औरत भी आई और इसने उठकर दरवाजा बंद कर दिया। अब तो मैं परेशान रहने लगी। मैंने इससे कहा कि मैं इस मुल्क में किसी को नहीं जानती,
میرے मामू ने मुझे इस हबशी के पास भेज दिया है और मेरा तो दुनिया में और कोई भी नहीं है। इस पर मुलाजमा ने कहा कि तुम इसी मुल्क में बेशक मेहनत मजदूरी कर लो, लेकिन यहाँ से निकलो। तहखाने को देखने के बाद तो मैं खुद भी यहाँ से भागना चाहती थी, इसलिए तो कुछ पैसे मेरे पास जमा थे, वो लेकर इस महल से चुपके से निकल आई। इससे बाहर निकलने के बाद मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि मैं इस मुल्क में जहाँ भी घूमने गई मामू के साथ गई थी। इतनी बड़ी तो थी नहीं कि मैं हर जगह को याद रखती, और ना ही इतनी पढ़ी लिखी थी कि किसी से पूछ लेती। वहां से निकलकर मैं बाहर बैठ गई। शाम हुई और दरवाजा उन्होंने बंद किया तो मैं वहां से बाहर निकल आई और सड़क के किनारे किनारे चलने लगी। मेरे जहन में बस एक ही चीज सवार थी कि मुझे इस घर में वापस नहीं जाना था। मेरे दिल में बस यही ख्याल आ रहा था कि मैं अकेली हूँ और ऐसे मुल्क में सड़क के किनारे चल रही हूँ, यहाँ भी मेरे साथ कुछ हो सकता है। अचानक दूसरी तरफ से दो लड़के आए और उन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैंने मदद के लिए चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर गुजरी के एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और इसमें वही हबशी निकला। इसने इन लड़कों को कुछ कहा और वो भाग गए। इसने मुझे पकड़कर गाड़ी में बिठाया और बगैर कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं दोबारा खुद को इसके हबशी के पास देखकर परेशान होगी। वो हबशी महल की तरफ गाड़ी ले गया और घर के पोर्च में गाड़ी रोकी और मुझे जबरदस्ती बाजू से पकड़कर नीचे उतारा और अंदर ले जाकर मुझे बिठा दिया और मुझसे पूछा कि मैं कहाँ गई थी और क्यों गई। मैं तो इसका लहजा सुनकर रोने लगी और मैंने इसको कहा कि मैं मरना नहीं चाहती, जबकि मैं आपके तहखाने में देख चुकी हूँ कि आप लोग शादी करके वहाँ लोगों को मार देते हैं। वहाँ मुख्तलिफ किस्म की हड्डियां पड़ी हुई हैं। इसने मुझे बताया कि वो हड्डियां इन लोगों की हैं जो लोग उनके गैंग के खिलाफ काम करते हैं। इनको उठाकर इस तहखाने में फेंक देता है। वो एक मिनिस्टर है और इसने मुझे इसलिए खरीदा है कि इसे खूबसूरत लड़कियों की तलाश थी जिसको वो अपनी बेटी बनाकर पेश कर सकता, क्योंकि गैंग में इसने सबको ये कहा है कि वो शादीशुदा है और इसकी बेटी भी है और इसकी बेटी एशियाई है। इसने पाकिस्तान में शादी की थी और इस झूठ को सच करने के लिए इसने मुझे खरीदा। इस झूठ के पीछे मकसद ये है कि इस गैंग के पास कुछ शिया लड़कियां हैं और वो इनको आगे फरोख्त करना चाहते हैं, जबकि मैं लड़कियों को बेचना चाहता हूँ। और जब मैंने इनको बेचा तो मेरे गैंग ने मुझसे पूछा कि तुम्हें एशियाइयों से इतना प्यार क्यों है, जिस पर मैंने इन्हें कहा कि मेरी बेटी भी है, मैंने इन्हें भी कि मेरी बेटी भी है, मैं इन्हें भी अपनी बेटी बनाकर अपने महल में रखना चाहता हूँ। इन्हें मालूम ना हो कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, इसलिए मैंने तुमसे निकाह भी नहीं किया और तुम्हारे मामू को इसलिए रकम दी है कि वो पलट कर वापस कभी ना आए और तुम मेरी बेटी बनकर रहो। मैं तो इसकी बात सुनकर हैरान रह गई और दिल में शर्मिंदा होने लगी कि वो शख्स तो पहले मुझे अपनी बेटी बना रहा है और मैं इसकी बीवी बनने पर तली हुई थी, लेकिन दूसरे ही दिन वो शख्स न जाने कैसे कागजात में मेरे नाम के साथ अपना नाम लिखवा लाया। वसीयत में मैं कानूनी तौर पर इसकी बेटी बन गई और जिस महल में राज करने का सोच रही थी इसमें मेरा मुकम्मल कब्जा हो गया था और शायद ये मेरे लालच करने का इनाम था। सच कहते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। नाजरीन, मजीद तरह की सबक अमवाज कहानियां सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, मजीद इस तरह की सबक अमवाज कहानियां सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।